नई कहानी नए विचार में आज की हमारी कहानी है भाभी को याद कर लेना। कपड़े फैलाते फैलाते ही सुजाता ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है। 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नीचे आकर रसोई में कदम रखा ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और मुदिता के जोर जोर से बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। ओह, लगता है आज मुदिता फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई है। मुदिता उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर मुदिता के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। मुदिता के पति राहुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर, जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहनकर मुदिता को वापस अपने साथ ले जाता। सुजाता बैठक की ओर चली गई, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। सुजाता को सुनाकर तेज आवाज में वे बोली, लो, महारानी का पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रही थी कि घर में भले तूफान भी आ जाए पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर के ढेर सारे जमा कपड़े सुजाता को ही धोने पड़ते थे। फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। मुदिता से मिलकर वह वापस रसोई में आ गई। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सुजाता दाल बनाने के लिए पानी चढ़ा डिब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुधीर की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए, स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए, तुम्हें क्या, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले दाल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से मुदिता से बातें करूंगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सोफे पर मुदिता बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी मुदिता के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थीं। जैसे ही उनकी नज़र सुजाता पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने माता पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी उसके ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए मुदिता से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। सुधीर बीच में ही बोले,
बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुजाता को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फ़ोन करके राहुल को बुलवाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, मुदिता स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर मुदिता को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। सुधीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन मुदिता के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपनी सास और सुधीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज़्यादा ही उदंड और स्वार्थी हो गए थे। मुदिता भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में भी फ़ोन कर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती, तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर मुदिता को अपने साथ घर ले आती। मुदिता के व्यवहार और घर में माँ की दखल अंदाजी से मुदिता का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मुदिता को समझाने की कोशिश करता तो मुदिता अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर सुधीर इतना क्रोधित हो गया कि सुजाता को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगी चोट से ज़्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी उसके सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी मुदिता पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। मुदिता
धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आईं। मुदिता ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? विरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं न कहीं तो इस चुनौती को स्वीकार ही करना पड़ता है। बहुत बार पति के लिए पत्नी का सम्मान मायने नहीं रखता। जब इस तरह का सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका यही उपाय है कि या तो उसे छोड़कर चले जाओ और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर लो, या फिर जीवन की इस चुनौती को स्वीकार कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान की हद को पार कर रहा है। उसकी सहनशीलता खत्म हो रही है। छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है, जिसकी त्रासदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। मेरा मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा सकती है। वैसे भी नौकरी न करने वाली औरतें कहाँ और किन किन कठिनाइयों से भागती रहेंगी। मेरी मानो तो मुदिता, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा। अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य छूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना। याद करना उसके संघर्षों को जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए मुदिता अपने ससुराल चली गई और फ़ोन किया कि वह वहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद मुदिता अपने पति राहुल के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मुदिता सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में न जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खाने की टेबल पर मुदिता अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए। मेरी सास से तो आप आशा रखते हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं? भैया से भी मैं यही चाहूँगी कि जितनी नसीहतें आप राहुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को कमज़ोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने की टेबल पर निशब्द
शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। सुजाता को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं। अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो ज़िंदगी ज़रूर उसे एक मौका देती है अपने काम को पूरा करने के लिए। बस ज़रूरत होती है थोड़े धैर्य की। उसने मुस्कुराकर मुदिता की ओर देखा। मुदिता के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।